सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है कंपटीशन बेंच पर। ये पॉलिटी की छठी वीडियो होने वाली है और आप इसको करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? और प्लीज़ आप इसको करिए और ये वीडियो आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर हम इस वीडियो को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल, पहला राष्ट्रपति, पहली लोकसभा अध्यक्ष, ये सब आपसे पूछे तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका पहला कुछ ये जो ऑप्शन है ये वाला ए सरोजिनी नायडू, आपका ये हो जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था, तब उस समय यूपी का नाम क्या था? जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। 1947 का समय था। इस समय आपका ये यूपी की राज्यपाल बना दी गई थी। किसकी? संयुक्त प्रांत की राज्यपाल यानी कि यूपी की राज्यपाल ये बनाई गई थी। जो सुचेता कृपलानी थी, ये क्या थी? ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सीएम थी। कहाँ की थी? यूपी की ही थी। इंदिरा गांधी आपको पता ही है, पीएम थी पहली। और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये आपकी यूएन महासभा में पहली फीमेल अध्यक्ष थी। कहाँ से? भारत से। तो आप यही लगाइए, पहली फीमेल प्रेसिडेंट है ना, तो फीमेल प्रेसिडेंट, DENT प्रेसिडेंट, तो ये पहली प्रेसिडेंट थी, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहां पर लिखेंगे पहली महिला राष्ट्रपति आपकी कौन थी? और बात करें आपका जो पहली लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। पहली लोकसभा अध्यक्ष के अलावा जैसे आप कुछ बताएं, जो आपका प्रमुख महिला चुनाव आयुक्त जो आपकी थी पहली महिला, सीईसी का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर जो आपकी थी वो ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए चौथे पे, और आपकी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये समझ लीजिए। बाकी बताने के लिए तो चीजें इसमें बहुत सी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष आपकी पहली कौन थी? आपकी जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक मिनट। तो आपकी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कौन? प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 12 तक रही थी। 2007 से ये 12 तक रही थी। पहली लोकसभा जो अध्यक्ष थी ये आपकी मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ये 2009 में आपकी बनी थी। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। पहली सीईसी कौन थी? तो आपकी वी एस रमा देवी। जो पहली आपकी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो आपकी यही थी, सरोजिनी नायडू जी। तो ठीक ना, तो सरोजिनी नायडू आपकी पहली अध्यक्ष थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां पर की थी? कानपुर में। कब हुआ था ये? 1925 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन आपका 1925 में हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। और जो सरोजिनी नायडू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन है आपके, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, कहाँ पे लिखें? यहीं पे लिख लेते हैं। इनको आपके जो ये है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ऐसे समझो। तो सरोजिनी नायडू को हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, यानी कि कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 102 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो यहाँ पर संविधान संशोधन की बात आई है। तो आपको पता, कितनी बार मैंने बताया कि 86वां संविधान संशोधन था। ये आपका एजुकेशन से था, बच्चों की 6 से 14 वाला एजुकेशन तक था। ठीक है, एजुकेशन था। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, ये आपका था मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। जो 44वां संविधान संशोधन था वो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इससे जो आपका आर्टिकल 31 था उसको लीगल राइट बना दिया गया था, आर्टिकल 300A में रख के। किसमें? 300A में रख के। और जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें बहुत सारे इसके अंतर्गत संशोधन हुए थे। इसी वजह से इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। चलो, और जो एजुकेशन है ना, और ये 21 आर्टिकल 21A के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत आता है। अब आप ये बताएंगे कि आपको मैंने आर्टिकल तो बता दिया, ये जो स्विच कहाँ गया जी, इसका जो आर्टिकल है ये 300A है अब मौजूद में, लेकिन इसका भाग कौन सा है? ये भाग 12 है। क्या है? भाग 12 में आपके आ जाता है जो ठीक है, आपातकाल वाला तो बता ही चुका था। और अब आप ये बताएंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज हुई थी। हुई तो बहुत चीज थी, लेकिन बाकी मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज हुई थी, 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो लोकसभा होती है आपकी, लोकसभा, इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष। ठीक है, फिर 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, 44वां संविधान संशोधन, तो इसमें फिर से लोकसभा का जो कार्यकाल था, लोकसभा का कार्यकाल वो 6 से 5 कर दिया गया। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो आपका राइट टू फ्रीडम है, ये किसके अंडर आता है, कौन से आर्टिकल्स के अंडर आता है? तो आपका जो 19 से 22 है, ये वाला 19 से 22 इसके अंतर्गत आएगा। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं जिसमें आपके 6 मौलिक अधिकार देखने को मिल जाते हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? 6 मौलिक अधिकार देखने को मिल जाते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉसेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप पूरा देखने को ये मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि बोलना, घूमना, जीवन जीने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब आपके इसमें दिए गए हैं। इसका क्रम क्या है, आप एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको बता दें, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था कि ट्रिक कैसी होती है। जब आप बोलेंगे तो कुछ लोग उसको सुनेंगे, और कहाँ सुनेंगे? कहाँ सुनेंगे? कहीं सभा में सुनेंगे। जब सभा में सुनेंगे तो लोगों की विचारधाराएं बदलेंगी, और जब विचारधाराएं बदलेंगी तो वो क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। समूह बनाएंगे तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए वे घूमने जाएंगे, और जब घूमने जाएंगे तो कुछ लोग वहीं बस जाएंगे इधर उधर, और जब बस जाएंगे तो उनको बस जाने के बाद कुछ तो खाने पीने के लिए करना होगा ना, जीवन व्यतीत करने के लिए उनको कमाना तो होगा ना, तो ये सब अधिकार उनके आ जाएंगे। ठीक है, आपका 14 से 18 में क्या आता है? समानता आता है, समानता का अधिकार आता है। 23-24 में आपका शोषण वाला आता है, शोषण, 23-24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता वाला आता है। क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का आता है। जो आर्टिकल 19 मैंने बताया, इसमें आपकी कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19, जिसके अंदर बोलना हो गया, सभा करना हो गया, संघ बनाना हो गया, घूमना हो गया, बसना हो गया, व्यापार करना हो गया, ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये किसके अंतर्गत आती है? प्रेस। आप सोच रहे होंगे कि यार एक ही चीज बताता हूँ, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि हर बार मैं कुछ ना कुछ आपको जानकारी जो देता हूँ, कुछ नई ही देता हूँ। अगर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप पढ़िए कायदे से। जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी लिख लो, ये आपका आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज एक का ए है, पार्ट ए है, उसके अंतर्गत आती है। क्या होता है इसमें? वाक की सॉरी, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी, वाक तथा अभिव्यक्ति की आजादी आती है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या आता है? चलो कुछ आर्टिकल्स हैं आपके, 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, और आपका आर्टिकल 22 हो गया। बताता मैं चुका ही हूं, लेकिन आप एक बार फिर से सुनिए। जो आपका आर्टिकल 20 है, इसमें आपका जो एक जुर्म के लिए एक ही सजा मिलेगी, यानी कि दो क्या बोले तो क्या लिख सकते हैं? यही लिख दें, एक एक सॉरी, एक जुर्म के लिए एक सजा, हाँ तो यही लिख देते हैं, एक जुर्म की एक सजा, हाँ, या फिर ये लिख लो, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से बचाओ, आपका ये आ जाएगा। 21 में आपका जीवन का अधिकार है। किस क्या है इसमें? 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें आ जाएगा। 22 में आपका मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी से आजादी।
इसमें आपका मनमानी गिरफ्तारी से आजादी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से हम इसको जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी बताया मैंने, धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से 28 आ जाएगा। ये सारे मैं बता चुका दोनों। और यहां में आपका अल्पसंख्यक के जो राइट्स होते हैं, अल्पसंख्यक के विशेषाधिकार या फिर अधिकार लिख लो, अल्पसंख्यक के जो विशेषाधिकार हैं आपके, वो देखने को मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है ये कैसी कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री है, या फिर इसको हिंदी में कहे तो पंथ निरपेक्ष कंट्री है। यहां पर हर एक व्यक्ति को अपना धर्म और उसका प्रचार करने की एक भरपूर आजादी है, और यही चीज आपको सिखाता है आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 आपको दिखाता है। ठीक है, और जो अल्पसंख्यकों के जो विशेषाधिकार दिए गए, माइनॉरिटीज के विशेषाधिकार लेख किससे जुड़े हुए, संस्कृति तथा शैक्षिक, संस्कृति तथा शैक्षिक दिए गए हैं। आर्टिकल 25 में क्या है, चलो लिखते हैं अब एक एक। आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 27 में क्या है, और आपका आर्टिकल 28 में क्या है। 28 के बाद आप 29 और 30 बताएंगे। अभी पहले इसको समझते हैं। आपका जो आर्टिकल 25 दिया गया है, इसमें आपका किसी भी धर्म, सॉरी हाँ, किसी भी धर्म के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, लाइक जितने भी उनके रीति रिवाज हैं, उसको धारण करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे आप ये समझिए, जो सिख लोग होते हैं, उनके पास हमेशा एक कृपाण होता है। कृपाण का मतलब समझते हैं आप, चाकू टाइप में, छुरा टाइप में, वो होता है जो उनके धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो और हाँ, जब तक वो म्यान के अंदर है तब तक वो रखा जाएगा। अगर वो बाहर निकल आया तो वो हथियार के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो आपका जो व्यक्तिगत धार्मिक आजादी, व्यक्तिगत धार्मिक आजादी आपका देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 25 के अंतर्गत। जो 26 में है, इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आपका इस 26 में देखने को मिल जाएगा। 27 में क्या है, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, धर्म को बढ़ावा तथा इस पर टैक्स। या फिर आप सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि धर्म को बढ़ाने के लिए जो आपका गैदरिंग होगी पैसों की, उस पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी, या फिर उस पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। ठीक है, और 28 वाले में ये कहा गया है कि जो पूर्ण तरीके से जो सरकारी पैसों पर आपकी कॉलेजेस, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स जो चल रहे हैं, उन पे कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसमें आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से पूर्ण सरकारी संस्थानों में, पूर्ण सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर बैन है। धार्मिक शिक्षा बैन है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा बैन है। और जो आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत, एक मिनट, हाँ, ये शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके जोड़े गए थे। कब? 1976 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार बता चुका भैया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका नहीं, शोषण के विरुद्ध आपका 23-24 में आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आ जाएगा? 23 और 24 में आ जाएगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का इलाज है। बार बार चीजें मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। और आर्टिकल 23 में लिखते हैं, इस बार इसको समझ लेते हैं। इस बार आर्टिकल 23 नहीं बताया है और आर्टिकल 24 नहीं बताया है। चलो समझते हैं। जो आर्टिकल 23 है, इसमें आपका मानव तस्करी है, मानव तस्करी है, या फिर बेगार है। बेगार होता है बिना पैसों के काम करवाना, जबरन कार्य करवाना। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है, इसमें जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, इनको आप कारखानों में या खदानों में आप ऐसी खतरनाक जगहों पर काम नहीं लगा सकते हैं जहां पर उनको खतरा हो, या फिर इस पर बाल श्रम लिख सकते हैं। बाल श्रम पर रोक लगी हुई है इसमें आपका, ठीक है। कितने वर्ष?
14 वर्ष से नीचे बच्चों को आप ऐसे खतरनाक जगहों पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद आपके दिए गए हैं। अपवाद इसमें इसके अंतर्गत आपके अपवाद भी आते हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिगाड़ के लिए बता रहा हूं। जैसे अगर आपका राष्ट्रीय सेवा का महत्व आ गया तो राष्ट्रीय सेवा में आपकी जो सरकार है वो आपको प्रतिबंधित कर सकती है कि आप राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ें या फिर कुछ काम करें एज अ वॉलेंटियर। तो ऐसा जो आता है ये आर्टिकल 23 के सब क्लॉज आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 के तहत आता है। ठीक है, अगर आप अगर जहां पर देश की बात आ जाती है तो वहां पर आप इसको करेंगे। जो बंधुआ मजदूरी एक्ट आया था, बंधुआ मजदूरी एक्ट, ये आपका कब आया था? ये आया था 1976 में आया था। इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट। ठीक है, फिर आपका आया बाल श्रम एक्ट, 10 साल बाद इसके बाल श्रम एक्ट आपका एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1986 में आया, और इसको करीब 2016 में और भी इसको कड़ा कर दिया गया। ठीक है, चलो शिक्षा का अधिकार किसमें आता है? शिक्षा का अधिकार 21A में आता है। शिक्षा का अधिकार 21A में आता है। तो आप ये सोच रहे हो कि इजी सवाल नहीं है, तो इजी नहीं है भैया, बस ये इस तरीके से मैंने 160 क्वेश्चंस को सेट कर रखा है कि 8 वीडियोस में आपका जो पूरा सिलेबस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो 21A है, ये आपका ए फॉर ऐड किया गया था कब? 86वें संविधान संशोधन से। 86वें संविधान संशोधन 2002 से आपका ये ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के बारे में बताया गया है। 21 में प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता है, 24 में बाल श्रम है, और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। यहां पर लिख लेंगे गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से बचाव। इसमें आपका गिरफ्तारी से बचाव आपका दिया गया है। अब आप ये समझो, जो राइट टू एजुकेशन है या फिर RTE, राइट टू एजुकेशन, ये आपका कब आया था? तो आपका RTE जो एक्ट था ये 2009 में आया था। 2009 में आया था, बल्कि 2010 में आपका ये लागू, अरे यार क्या कर रहा हूं, 2010 में आपका ये लागू हुआ था। ये एक्ट कब का था? ये 2009 का एक्ट था आपका। ठीक है, तो ये 2010 अप्रैल के समय में ये लागू हुआ था, जिसको संसद ने पूरे हर तरीके से इसको पास कर दिया गया था। अगर हम ये बात करें कि जो आपका जो शिक्षा का अधिकार है, इसका जो DPSP से क्या संबंध है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 45 है, इसमें ये बात दी जाती है कि जो इसके अंतर्गत ये किया गया था, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो आपके बच्चे हैं 6 से 14 साल के, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। लेकिन जब आपका इसमें कुछ और संशोधन हुए और आर्टिकल 45 के तहत इसमें ये भाषा भी ऐड कर दी गई, जो आपके 0 से 6 बच्चे हैं, 0 से 6, मतलब ये भी DPSP के अंतर्गत आता है। मतलब ये तो आता ही है। DPSP किसमें आती है? DPSP लिख लो यार, DPSP आपका 36 से 51 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 45 में आपका ये बताया गया कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, इनकी जो प्रारंभिक देखभाल होती है वो करने का अधिकार आपका किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक है, मतलब उनका देख रेख होगी DPSP। आपको मैं बता देता हूं कि DPSP नॉन जस्टिसेबल है। अगर सरकार ध्यान दे रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रही तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया ये हमको पंजीरी नहीं दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में, या फिर ये मतलब ऐसा हो रहा है, आप उसके लिए नहीं जा सकते हैं। जो ये मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के, जो कितने मूल कर्तव्य हैं? अभी आपके टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य ऐड किए थे, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने टोटल 10 किए थे। लेकिन जब समय आ गया, यहां पर मूल कर्तव्य लिख लीजिए, समय आगे बदला, फिर इसमें 11 मूल कर्तव्य ऐड कर दिए गए। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 11 ऐड किए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आज हाँ, एक आर्टिकल नहीं, एक आपका आर्टिकल है 51A का के। इसमें यह बताया गया है कि जो माता पिता हैं उनका मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य, उनके मूल कर्तव्यों को बताया गया है, और उस मूल कर्तव्य के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, घर में बिठा करके उसको स्टैचू ना बनाए। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा हृदय किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। कितनी बार बता चुका हूं, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। देखिए, जो BR अम्बेडकर साहब थे, उनका यह मानना था कि अगर आपको अधिकारों को लागू करवाना है तो आपके पास एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो आपके हक की लड़ाई लड़े।
यही हक जो है आपका आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी के तहत आपके रिट्स जारी की जाती हैं, और जो रिट्स होती हैं वो टोटल 5 प्रकार की होती हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका प्रियम्बल है, आपका जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, इसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। सॉरी, जो आपका प्रियम्बल है इसको मतलब नहीं कहा गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रस्तावना, तो इसको प्रियम्बल या फिर अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, इसको ये प्रियम्बल नहीं कहा जाता है। लेकिन डीपीएसपी आ जाए अगर, डीपीएसपी, तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान की अंतरात्मा। मैं इसको बताने जा रहा था, यहाँ पर ये प्रियम्बल लिख गया। तो आपका जो संविधान की आत्मा है, संविधान की अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा किसने कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। जो जी ऑस्टिन लिख लो, जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, चलो। कितने प्रकार की होती हैं रिट्स? 5 प्रकार की होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। और आप बताएंगे। हाईकोर्ट में आपको बता चुका हूं कि हाईकोर्ट जो रहता है वो आर्टिकल 226 के तहत, हाईकोर्ट जो रहता है आर्टिकल 226 के तहत आपका रिट्स जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट्स जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये हाई कोर्ट, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है आपका आर्टिकल 32 के तहत आपका ये रिट को जारी करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा समानता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा जनरली किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रस्तावना को। और मैं ये यहाँ पर क्या बता रहा था कि ये प्रियम्बल है, उसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नहीं, ये आपका संविधान की आत्मा कहा जाता है, लिख लेंगे, संविधान की आत्मा तो कहा जाता है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्या है हृदय और आत्मा, तो आप आर्टिकल 32 ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल 32 ही लगाएंगे आप। ठीक है, तो आपका प्रस्तावना यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संविधान आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, आपका जो प्रियम्बल है या फिर प्रस्तावना है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और ए एंड डी, फिर आपका डीपीएसपी आ गया। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिया गया है, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का अब एक फेज आ चुका है, तो उसको पढ़ते हैं। आपका जो ठाकुरदास भार्गव थे, इन्होंने क्या कहा था? आपका जो प्रियम्बल है उसके बारे में क्या कहा था ठाकुरदास भार्गव ने? इन्होंने कहा था संविधान, संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, सोल कहा था। ठीक है, सोल कहा था। जो आपका के एम मुंशी साहब थे, जो आपके के एम मुंशी साहब थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था राजनीतिक कर्म नहीं जन्म कुंडली। तो इन्होंने कहा था राजनीतिक, राजनीतिक जन्म कुंडली। क्या कहा था? जन्म कुंडली कहा था, राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। पॉलिटिकल पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। फिर आप फिर क्या है आपके एक और विचारक थे, एक और हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत इन्होंने योगदान दिया था। एन ए पाल सॉरी एन ए पालकी वाला, हाँ पालकी वाला, एन ए पालकी वाला हो गए। और हाँ, इन्होंने कहा था आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि संविधान को, संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था, संविधान का परिचय पत्र इन्होंने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी हुआ था? फिर से समझ लीजिए, जो आपका 13 दिसंबर था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में आपका पीटी नेहरू के द्वारा, PTN यानी कि पीटी नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव आपका ये लाया गया था, जो कि आगे चल करके हमारा ये प्रियम्बल बना। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो ये क्या बोलते हैं मतलब ये जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके कैसे हैं? जस्टिसेबल हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं? तो ये जस्टिसेबल है। ठीक है, आपके अगर फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के गठन का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है, तो आप आपका जो पंचायती राज है तो आप किस में जा सकते हैं, 40 में ग्राम सभा है। अगर 40 में ग्राम सभा है तो पंचायत का संबंध किससे हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, 40 से ही हो जाएगा। क्यों होता है, जो आपके 44 में है इसमें तो आपका यूसीसी हो गया, और इसमें आपका कार्यपालिका, इसमें आपका कार्यपालिका यानी कि आर्टिकल 50 में आपका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का विभाजन है इसमें आपका। और जो आर्टिकल 39 है इसके तहत दिया गया है आपका एक काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य बराबर समान वेतन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतें वगैरह दी गई हैं, तो आपका पंचायती राज इसी के अंतर आ जाएगा। ग्राम पंचायत आपका इसके अंतर्गत दिया गया है। जो आर्टिकल 40 है ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, आपका जो टोटली गांधीवाद पूछ सकता है, तो गांधीवाद पर आधारित है। गांधीवाद, गांधी जी का क्या मानना था कि हमारे भारत में गांव होने चाहिए, जी हाँ होने चाहिए, इनका मानना था। और बी आर अम्बेडकर साहब के अम्बेडकरवादी कुछ विचारधारा थी, तो वो अम्बेडकर साहब का कहना था कि हमारे गांव, हमारे मतलब भारत में गांव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, फिर ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दिल्ली और उधर नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड वगैरह में है। क्या दिल्ली और नागालैंड में गांव नहीं है, तो जी हाँ गांव नहीं है, यहाँ पर आपका अंबेडकर विचारधारा आपकी चलती है। आप ये बताएंगे जो आर्टिकल जो आपका ये पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो पंचायती राज को इसको आपका संवैधानिक दर्जा, इसका जो दर्जा हुआ था 1973 में मिला था। और वो 1973 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आपका माफ करिएगा 1973 नहीं 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको ग्राम स्वराज वगैरह इन सब के लिए, जो आपका गांधी जी का एक मानना था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, उनका सपना था ग्राम स्वराज का, उसी सपने पर आधारित ये आपका टोटल हुआ था। पहली पंचायत आपका कहां पर हुई ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। पहली पंचायत का गठन कब हुआ और कहां हुआ, तो पहली पंचायत आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ही हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। राजस्थान का जो पहला जिला था नागौर, यहां पर आपका ये पहली ग्राम सभा आपकी गठित हुई थी। और यहां पर किसने किया था, नेहरू जी द्वारा हुआ था, ये नेहरू जी द्वारा ये हुआ था। इसकी जो प्रमुख समितियां इससे संबंधित हैं, समिति ग्राम पंचायत वगैरह से, ग्राम पंचायत नहीं पंचायती राज से, तो पंचायती राज से एक आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो गई, बता चुका हूं कितनी बार, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टीयर की बात की थी। एक आपकी इसी की समिति आई अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसने 2 टीयर की बात की थी। किसकी बात की थी, 2 टीयर की बात की थी। लेकिन एक और आई, उसने कितने टीयर की बात की थी, तो उसने एक भी टीयर की बात नहीं की थी। उसने ये बात की थी, पहले आप उसको जाने, समिति कौन सी है, एल एम सिंघवी समिति। इसने इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे। अगर बात कर लें जो आपका ये अनुच्छेद 40 दे रखा है कि इसमें ये किस अनुसूची के तहत आता है, कहने का मतलब ये जो आपकी ग्राम पंचायत है, आपकी जो ग्राम पंचायत है या फिर पंचायती राज आप लिख लो, सीधा ग्राम में लिख लो, ग्राम पंचायत आपका 11वीं अनुसूची में आता है। और आपका जो नगर पंचायत है वो आपका अनुसूची 12 में आता है। इसके अंदर 29 विषय होते हैं और उसमें आपका 18 विषय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए 51, ये आपका 51 वाला हो गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखता है। ठीक है, या डीपीएसपी का सबसे आखिरी है, याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि डीपीएसपी का सबसे लास्ट आर्टिकल कौन सा है, तो आपका जो डीपीएसपी का सबसे लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल
ये आपका देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो अन्य किसी देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं जो शांति और सुरक्षा के लिए होती हैं वो आपके इसी आर्टिकल के तहत आती हैं। आर्टिकल 48 में क्या है और 49 में क्या है? 48 में आपका गो हत्या पर रोक लगाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, गो हत्या पर रोक। या फिर मेन जो है आपका वो है कृषि तथा पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन आपका दिया गया है। इसमें आपका 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आपका राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आपका इसमें दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 49 में दिया गया है। 50 में आपको बता ही चुका क्या है। जो विदेश नीति का आधार है, विदेश नीति जो आपका फॉरेन पॉलिसीज है उसका बेसिक कहां से लिया गया? जो आपका आर्टिकल 51 है। क्योंकि देखो इंटरनेशनल संधियां इसमें दिया गया है, 51 दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी से तो थोड़ा बहुत क्लैश करेगा ही। पीएफ सॉरी एफपी, एफपी यानी कि फॉरेन पॉलिसी से आपका ये होगा ही होगा। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं आपका पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था 1954 में हुआ था, इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ था। जो पार्ट 4 है आपका, इसका जो लास्ट है, पार्ट 4 के लास्ट से क्या आपका स्टार्ट हो जाता है? आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यही पूछना था आपसे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो आपका जो डीपीएसपी है ये किस भाग में है? चलो आप पिछले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल ही गया होगा, पार्ट 4 में है। इसके लास्ट में ही आपको पूछा है तो इसका लास्ट क्या हो जाएगा? 51 लास्ट आर्टिकल पूछना था। राज्य की नीति ये अच्छा ये हो चुका है। चलो समझ लेते हैं। पार्ट देखो बता चुका हूं मैं आपसे, पार्ट 2 में आपकी नागरिकता है जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आती है। पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 2 नागरिकता, ठीक है। और जो आपका एक पार्ट 3 आ जाता है, आपका पार्ट 3 आता है, इसमें आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपका दिए गए हैं जो कि आपका ये इसके जो आर्टिकल आता है, ये इसका जो आर्टिकल है वो आपका 12 से 35 तक है। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 4 में तो आपका डीपीएसपी एंड पार्ट 5 में क्या है? इसमें आपका संघ दिया गया है। संघ यानी कि इसका जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर के 151 तक आपका ये आ जाता है। आपने डीपीएसपी के बारे में ये तो हमेशा सुना होगा कि आयरलैंड से लिया गया है। क्या कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान में कहां से आया? क्या अभी कभी आपने इसके बारे में विचार किया या किसी टीचर ने इसके बारे में आपको बताया है? मुझे तो लगता है नहीं बताया है, बट मैं बताता हूं आपको आज। ये जो आपका डीपीएसपी है इसको हमने लिया आयरलैंड से, ये आपका आ गया इंडिया में। बट ये आयरलैंड में कहां से आया? ये आपका आया स्पेन से। ठीक है, आपके पहले स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड ने हमने इसको ले लिया इंडिया में। ठीक है, कहां से ले लिया? इंडिया में ले लिया। इनकी प्रकृति जो होती है नॉन जस्टिसेबल होती है और ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्यों? डीपीएसपी जन कल्याण के लिए होता है तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के ठीक है 36 से 51 तक आता है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो आपका पार्ट 4 की जो स्टार्टिंग होती है वो 36 से होती है एंड 51 पर आकर के समाप्त हो जाती है आपको यहाँ से, यानी कि मतलब जिसमें राज्य की परिभाषा आपका 36 में दी गई है। देखो 36 आर्टिकल 36 बराबर आर्टिकल 12 इतना कर सकते हैं आप। आपको इतना पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 36 में भी दी गई है। आर्टिकल 12 से 35 आपको मौलिक अधिकार दिया गया, बताया मैंने। और जो संघ की कार्यपालिका है 52 से 78, अगर संघ की बात कर लें तो संघ सिर्फ संघ लिखेंगे तो वो आपका 52 से 151 आएगा, 52 से 151 आएगा। लेकिन अगर संघ की कार्यपालिका की बात करें, संघ की कार्यपालिका की बात कर ले तो आपको 52 से 78 तक आता है। आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अंदर आता है आपका पीएम आ जाएगा
और सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा या फिर राष्ट्रपति आ जाएगा। 14 से 18 में आपका समानता वाला है। क्या है? समानता है। 36 मैंने आपको बता चुके राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में क्या है? इसमें आपका दिया गया है डीपीएसपी आपका जो है डीपीएसपी ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है, इतना बताया गया है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 39A है, यहाँ पर लिखो आर्टिकल 39A है। इसमें आपका दिया गया है, ये आपका कब जोड़ा गया था? ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत आपका ये प्रावधान आता है कि मुफ्त कानूनी सहायता लोगों को पहुंचाई जाए। मुफ्त विधिक सहायता, विधिक सहायता आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है? आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? जो आपके ऐड किए गए हैं ना, तो इसी कहता है मजदूरों का प्रबंधन, मजदूरों का प्रबंधन नहीं, क्या होता है यार, भूल गया। देखो मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पर जो मजदूर लोग होंगे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, एक पॉजिटिव तरीके से। तो भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी एक बार इसकी जो एक लैंग्वेज है ना, वो आप एक बार गूगल से देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भागीदारी सुनिश्चित करना किसी प्रबंधन में मजदूरों की, यही है आपका भागीदारी। भागीदारी सुनिश्चित करना। आर्टिकल 48A में क्या है? इसमें आपका पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके जो मोरारजी देसाई साहब थे, ये मोरारजी देसाई थे। तभी आपका मतलब तभी आपका ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कब बने थे और किस पार्टी से बने थे? तो जब आपका इमरजेंसी जब खत्म हुई, इमरजेंसी जब खत्म हुई 1977 में, तब मोरारजी देसाई आपके देश के पीएम बने, जो कि जनता पार्टी, इसमें जनता पार्टी से इनका संबंध था। ठीक है, इसी समय आपका रोलिंग प्लान आ गया था। रोलिंग प्लान तो समझते ही होंगे क्या है। चलो, गैर कांग्रेसी पीएम थे। अगर बात करते हैं आपका जो एक ऐसे पीएम जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया, वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 1999 से लेकर के 2004 तक रहे थे। जो वीपी सिंह हैं आपके, इन्होंने मंडल कमीशन लागू कराया था। रट लो, अब है क्या ये मत जानना। मंडल कमीशन इन्होंने लागू कराया था, ये आपके पीएम थे लागू कराने वाले। जो चरण सिंह थे, कौन चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह, CHAR, चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह कौन है? ये आपके ये ऐसे आपके पीएम थे, ये ऐसे पीएम थे जो कभी संसद ही नहीं गए। अब बताओ, संसद नहीं गए, कभी भी ये संसद नहीं गए। और चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है आपका, वो लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं जो आपके मोरारजी देसाई साहब की, ये सबसे बूढ़े पीएम थे, सबसे बूढ़े, सबसे बूढ़े पीएम थे। ठीक है, कितने साल के थे? करीब ये 81 साल की उम्र में ये पीएम बने थे। आपका जो मतलब मोरारजी देसाई साहब थे, ये बने थे। और इनका जो इस्तीफा हुआ था, ये कैसे हटे थे? इनके लिए आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, है ना। मतलब इनको वोटिंग से पहले ही इनको इस्तीफा देकर के हटना पड़ा था। इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगर बात करते हैं बजट के बारे में, तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। ये एज अ वित्त मंत्री, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है ना, बजट पेश किया था। और इनको ये एकमात्र ऐसे भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब ये नागरिक सम्मान वो कौन सा है? नागरिक सम्मान मिला था जो कि हम जानते हैं निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान के नाम से हम इसको जानते हैं। चलो, और आपको पता ही है कि 42वें संविधान संशोधन की गलतियां सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जनरल विपिन रावत, जो कि नीलगिरी हिल्स में इनका विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। ठीक है, जनरल विपिन रावत।
तो सीडीएस होता क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक मुखिया होता है। और इनसे भी ऊपर कौन होता है? वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी, दिसंबर का समय था, और 2021 हाँ, दिसंबर 2021 ये कॉलेज जा रहे थे, वहां पर एक फंक्शन अटेंड करने, जिसमें ये थे और इनकी वाइफ थी एंड सेना के कुछ अधिकारी लोग थे, और सेना का ही हेलीकॉप्टर था। ठीक है। और उसका नाम एग्जैक्ट क्या है वो जस्ट अभी मेरे दिमाग में नहीं है, निकल गया है। तो उससे जा रहे थे, जहां पर मौसम खराब हो जाने की वजह से इनका प्लेन वहीं पर क्रैश कर गया और ये छोड़ करके हम सभी को चले गए। अगर एक जियोग्राफी के क्वेश्चन की बात करें, जो आपका ये वाला है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर ये भाग क्या कहलाता है आपका, और ये भाग क्या कहलाता है? ये आपका भाग कहलाता है सह्याद्री। सह्याद्री भाग कहलाता है, यानी कि पूरब पश्चिम, पूरब इधर है, पश्चिम ये है, तो पश्चिमी तट है आपका। ये क्या है? ये आपका पश्चिमी तट है, और ये आपका पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी हिल्स और पूर्वी हिल्स को आपस में वो बिंदु कौन सा है ऐसा जहां पर कट करते हैं? तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियां आपका है, और यहीं पर इनका प्लेन क्रैश हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। जो जनरल नरवणे हैं, ये इनकी एक बुक है जो कि पब्लिश नहीं हुई है, 4 स्टार ऑफ जर्नली नहीं यार, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है ना? तो वो इनकी बुक है। वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो लिखूंगा, क्योंकि प्रकाशित नहीं है तो मेरी समझ तो नहीं पूछेगा। क्यों राहुल गांधी इसी पे अपना ठीकरा पीट रहे हैं, कुछ बचा नहीं है ना उनके पास अब। तो मनोज मुकुंद नरवणे हो गए आपके, और जनरल वीके सिंह तो जनरली कुछ थे नहीं, मतलब थे लेकिन सीडीएस वगैरह नहीं थे। और जो जनरल अनिल चौहान है, ये आपके दूसरे सेकंड सीडीएस बने हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके अनिल चौहान आपके दूसरे सीडीएस बने हुए हैं, सीडीएस ये आपके बने हुए हैं, वर्तमान में हैं अभी, वर्तमान में हैं अभी। जो सीडीएस होता है, ये कैसी रैंक है आपकी? इसमें आपको 4 स्टार दिए जाते हैं। 4 स्टार दिए जाते हैं। ये 4 स्टार ऑफिसर आपका होता है। इसकी भूमिका यही रहती है कि ये एक टाइप का सबसे प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। ठीक है ना? प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ये आपका होता है। ये नया विभाग बनाया गया था, जो कि डिफेंसी बता रहा हूँ, एक मिनट, डिपार्टमेंट, हाँ अब ठीक है। जो एक आपका नया एक 2020-21 में आपका नया पद बनाया गया था, और इसके तहत आपका तीनों सेनाओं को एक क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड करके प्रमुख दिया गया था। उसी प्रमुख को हम अपना सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए के अंतर्गत आता है। डीएमए के अंतर्गत आता है। अगर कुछ इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बात करें, तो आपका जो सीडीएस पद है, ये सबसे पहले कब बनाए जाने की बात कही गई थी? तो 1999 में आपकी एक समिति आई थी। कारगिल कारगिल युद्ध, या फिर कारगिल समीक्षा समिति लिख लो, समीक्षा समिति। उस समय आपकी एक जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम थे। कौन थे? के सुब्रमण्यम, ये इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1999 में सीडीएस पद को बनाने की एक मांग रखी थी। ठीक है, चलो। और सुप्रीम कमांडर तो आपका राष्ट्रपति होता ही है, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा, चलो आपका कैग शुरू हो गया यहां से ना। अब आपका भारत के पहले मुख्यमंत्री हो गई, भारत की पहली, ठीक है, हो गया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर वो आ गया, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे समझते हैं पहले इसको। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद मुर्मू इनका पूरा नाम है। तो ये आपके सही उत्तर हो जाएगा। और जो विनोद राय साहब हैं, ये आपके 11वें थे। कौन थे? विनोद राय, यहाँ ये आपका 11वें, ये आपके 11वें कैग थे। ठीक है, 11वें कैग थे, जो कि ये बहुत ही फेमस रहे। मैंने एक वीडियो बनाई है 2G स्कैम पर, 2G स्कैम पर। तो उस समय आपका वही समय था, वही करीब 2000 क्या बोलते हैं उसको, 11वां कब, 2004 बार का समय था, 5-6 का, 7 का। तो उस समय पर ये कैग बनाए गए थे। आपका क्या बनाए गए थे? कैग, जिन्होंने 2G स्कैम एंड
कोल कोल स्कैम का खुलासा किया था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है आपका 14वें हैं 2020 में आपका ये बने थे। ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है आपका आर्टिकल 370 2019 में हटा दिया गया था। उसके बाद से आपके बाद में ये वहां पर आपका क्या बनाए गए थे, पहले राज्यपाल आपका बनाए गए थे, उपराज्यपाल। जब हटाया गया था तो पहले उपराज्यपाल आपके ये बने थे, पहले उप राज्यपाल आपके वहां पर बनाए गए थे। बात करेंगे जो आपका कैग होता है, यहाँ पर कैग के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। कैग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है आपका ये राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है, कार्य होता है 6 वर्ष का कार्य होता है, कार्यकाल होता है। अगर आयु इनकी 65 वर्ष हो गई तब भी इनको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पद छोड़ना पड़ेगा। और इनको रिमूवल इनका कैसे होता है, इनका रिमूवल कैसे होता है, इनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कहने का मतलब है इनको इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। जजेस पर महाभियोग जो लगाया जाता है ये कहां से लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये आपका यूएसए से लिया गया है। और एक आपकी समिति है लोक लेखा समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। लोग ये क्या करती है, पूरा हिसाब किताब रखती है संसद का खर्चे का। लोक लेखा समिति, लेखा समिति, ये इसका मुखिया होता है यानी कि पीएसी इसको कहते हैं ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये उसका क्या होता है, एक टाइप का मुखिया होता है। उसकी सलाहकारी जितने भी चीजें सलाह देने का काम हो गया, निगरानी का काम हो गया, वो आपका कैग का काम होता है। और जो आपके पहले कैग थे यहां पर लिख लो, पहले कैग, सारी जानकारी दूंगा कुछ भी नहीं छूटेगा। पहले कैग थे आपके नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। भारत की पहली मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू, सही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यह राज्यपाल थी सुचेता कृपलानी, आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। 1963 में आपका बनी थी, 1963 में यहाँ पर चुनाव हुए थे और तभी आपका ये पहली भारत की भी और साथ में साथ उत्तर प्रदेश राज्य की भी पहली महिला सीएम बनी थी सरोजिनी नायडू, मैंने आपको बताया। और मायावती जी थी आपकी पहली दलित महिला थी जो 4 बार लगातार 95 से लेकर के समथिंग 2000 के आसपास तक ये आपकी सीएम रही थी, 2000 के बाद तक भी रही थी, सीएम रही थी। तो पहली दलित महिला थी आपकी, प्रथम दलित महिला। ठीक है, तो आपकी प्रथम दलित महिला थी। जेबी कृपलानी, आपको पता होना चाहिए कि जो सुचेता कृपलानी साहब थी, मतलब मैम थी, इनके जो पति थे, इनके पति कौन थे, जेबी कृपलानी थे, जो कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके। वंदे मातरम के बारे में फैक्ट जानते हैं, वंदे मातरम जो कि एक कम्युनिटी है वो नहीं गाती है। वंदे मातरम क्या कहती है, जो आपका 14 अगस्त का समय था जब पाकिस्तान नल्ले का जन्म हुआ था। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। तो आपका ये संविधान सभा में सुचेता कृपलानी ने गाया था इसको, सुचेता मैम ने गाया था। पहली महिला मंत्री लिखो, पहली महिला मंत्री, महिला मंत्री कौन सी, मुस्लिम पहला महिला मंत्री जो थी वो आपकी सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है, कहाँ की थी ये, असम की थी। असम राज्य में आपकी सबसे पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनाई गई थी। अगर पहली महिला मंत्री की बात करें जो कैबिनेट की थी वो आपके राजकुमारी अमृता कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ बता भी चुका हूं। अगर शराबबंदी वाली महिला सीएम की बात कर लें कि उन्होंने क्या किया था, शराब को बंद किया था, तो पहला ऐसा वो राज्य कौन सा था जहां पर वो उस सीएम ने वहां की शराब को बंद किया। तो शराबबंदी के लिए आप ये समझिए कि जो मध्य प्रदेश है, यहां पर एक ऐसी सीएम हुई जिनका नाम था उमा भारती, अमा नहीं उमा भारती। तो इन्होंने शराब बंदी की थी सबसे पहले, शराब
बंदी की थी सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन, दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन थी? तो ममता बनर्जी कभी ये सीएम रही ही नहीं है वहां की। तो ममता बनर्जी कहाँ की रही हैं? बंगाल की रही हैं। और जो सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज, ये आपकी पहली सीएम थी, बहुत कम समय के लिए रही थी, बट ये आपका पहली सीएम थी। आतिशी, ये आपका जब वो जेल चले गए हमारे क्या बोलते हैं उसको, केजरी भाई, केजू भाई जब हमारे जेल चले गए, तो आपका ये आतिशी आपकी बन गई थी, ये तो रही नहीं। तो आपका जो शीला दीक्षित है, ये सबसे लंबे समय तक आप रही थी। कब से कब तक रही थी? इन्होंने कम से कम 15 साल मिनिमम, सॉरी इधर 15 साल शासन किया है। कब से कब तक किया है? वही 1998 से लेकर के 2013 तक इन्होंने शासन किया है, जो कि 3 बार लगातार जीती थी। ठीक है, 3 बार ये लगातार जीती थी, आपको पता होना चाहिए। और सुषमा स्वराज तो आपका पहली थी, जो आतिशी थी ये आपकी तीसरी, पहली आपकी ये थी और दूसरी ये थी, और जो आतिशी थी आपकी ये तीसरी थी। बाकी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो यूटीज होते हैं, यहाँ की जो यहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन दिल्ली की स्थिति में, दिल्ली और एक और राज्य बताया था मैंने आपको, इसकी स्थिति में ये पैटर्न थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 239 के डबल ए में। आर्टिकल 239 के डबल ए में आपको बताया गया, इसमें इसकी जो सीएम होता है, इसकी नियुक्ति उपराज्यपाल करता है। नहीं, सॉरी, उपराज्यपाल नहीं करता है। तो उपराज्यपाल आपका नहीं करेगा, यहां पर राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा। जो मंत्रियों की संख्या होगी, दिल्ली की बात करते हैं अगर, मंत्रियों की संख्या, दिल्ली की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम विधानसभाओं की बातें कर रहे हैं। तो एक मिनट, नहीं, हाँ, दिल्ली की ये 10% होगी वहां की संख्या का, ये दिल्ली में है। और बाकी अगर राज्यों की बात करें तो बाकी में 15%, जैसे लोकसभा में होता है ना, उसी तरीके से आपके बताया गया है। जो 69वां संविधान संशोधन था 1991, इसमें आपका एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर नेशनल सी फॉर राजधानी यानी कि कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना, तो इसमें आपको बताया गया था। और दिल्ली आप जानते हैं कि आपका गृह सरकार के अंतर्गत आता है, कोई राज्य सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती है। बाकी वहाँ का सीएम वहाँ की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इन सबको देखने के लिए होता है, बाकी जनरली वो उसको कंट्रोल नहीं करती है। भारत में कितने राज्यों पर द्विसंघ, याद रखो, KUMBAT, तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं, आप इसको यहाँ से बहुत अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। कुम्बैट यानी ना, K फॉर कर्नाटका, U फॉर यूपी, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश एंड T फॉर तेलंगाना। जो आपका आर्टिकल है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 169, इसमें क्या है, जो अनुच्छेद है हमारे, मतलब ये जो आर्टिकल है, ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है और जितने भी वहाँ की विधानसभाएं हैं, विधानसभा तो देखो भंग नहीं कर सकता है, विधानसभा तो करेगा नहीं। जो वहां की मतलब भंग होती है विधानसभा, आप ये समझिए कि विधानसभा जो होती है वो भंग तो होती है, लेकिन रिमूव नहीं कर सकता है ये आर्टिकल। मैं स्पेशली इस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। तो आर्टिकल 169 के पास ये ताकत है, वो किसी राज्य में जो आपकी द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें से एक को खत्म कर सकती है। एक को किसको खत्म करेगी? तो ये आपका ये जो क्या बोलते हैं यार इसको, विधान परिषद एंड नाम भूल गए यार, देखो इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा है। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको भंग कर सकती है, उसको हटा सकती है, ठीक है ना। तो विधानसभा के, लेकिन ये प्रस्ताव कहां पर पारित होगा? विधानसभा पर होगा। और विधान परिषद में मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए? विधान परिषद होता है, अच्छा काउंसिल, ठीक है। जो आपका विधान परिषद होता है इसमें टोटल 40 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। कितने होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए। अगर बात करें इसकी, जो राज्यपाल की नियुक्ति तो करेगा ना यहाँ पर, जैसे राष्ट्रपति करता है, आयरलैंड से लिया गया, तो यही पद्धति आपका राज्य में फॉलो होती है। और यहाँ पर 1/6 हिस्सा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अधिकतम सदस्य होते हैं, आपका जो अधिकतम सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य तो टोटल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो अगर 9 है तो वहां के जो मंत्री होंगे वो 1/3, 3 तरह की 9, यानी कि ये 40 है ना,
तो यही करीब मान लो 1/3 कर लो, 3 एकम 3, 3 तरह 3, ये 13, 14, 13 से ज्यादा पॉइंट में आ जाएगा तो 14 लग जाएगा। 14 हम लेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 मंत्री आपके टोटल विधान परिषदों में होते हैं, यहां से लिए जाते हैं। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो अन्ना चांडी तो थी नहीं, अन्ना चांडी तो थी नहीं, तो किरण बेदी आपकी आईपीएस थी, किरण बेदी आपका आईपीएस थी। अब आपका अन्ना राजम मल्होत्रा क्या या फिर ईसा बसंत कौन थी? तो आपकी जो अन्ना राजम मल्होत्रा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किरण बेदी आपकी पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी जो कि 1972 में बनी थी। जो आपकी अन्ना चांडी ये पहली महिला जज थी, कहाँ की? केरल की। ठीक है, केरल हाईकोर्ट में आपका ये बनाई गई थी। और अभी जो ईसा बसंती जोशी ये ब्रिटिश काल में पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। याद करना, जो ईसा बसंत है ये ब्रिटिश समय पर, ठीक है। पहली महिला आईएफएस कौन थी? आईएफएस। और आईसीएस पहले कौन थे? यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष, यूपीएससी पहली महिला अध्यक्ष कौन था? पहले यहां पर समझ लेते हैं। खैर, तो आपका ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपका पहली महिला आईएफएस की। आईएफएस थी आपका सीबी मुथम्मा। विदेश सेवा यानी कि आईएफएस में थी आपकी ना, ये विदेश सेवा की पहली अधिकारी थी जो कि राजदूत बनाई गई थी, राजदूत बनाई गई थी। आईसीएस अधिकारी कौन थे आपके पहले, जो आपका 1863 के समय में बनाए गए थे ब्रिटिश काल में? इनका नाम था आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। एस टी नाथ टैगोर आपका ये पहले थे। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी रोज विलियम मैथ्यू। रोज विलियम मैथ्यू। ठीक है, तो ये आपका रोज विलियम मैथ्यू हो गई। जो भारत में, अच्छा आप ये बताएंगे, अगर यहाँ पर सिविल सर्विसेज की थोड़ी बात चल गई तो आप ये बताएंगे जो भारतीय संविधान है, आप जानते हैं आर्टिकल पूछूंगा? तो नहीं पूछूंगा मैं आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल में बता चुका हूं आपको। तो इसमें कितने प्रकार की सर्विसेज हैं? कितने प्रकार की सर्विसेज हैं? तो भारत में केवल 3 टाइप की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं टोटल 3 प्रकार की हैं। अगर भारतीय, अगर या क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज का जनक कौन हो, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? तो आपका कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय आप लगा देंगे इसमें फातिमा बीबी, जो कि 1989 में बनी थी। ठीक है, आप भारत कह लें, पूरे एशिया कह लें। ठीक है, और जो आपका लीला सेठ जी थी, ये आपकी कहाँ की थी? तो लीला सेठ आपका हिमाचल प्रदेश की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। और जो इंदु मल्होत्रा थी, इन्होंने सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में जज बना था। मतलब कहने का मतलब ये बार काउंसिल से वकील थी, बार काउंसिल में, और वहां से उठ करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। ये ऐसी महिला थी। खैर, बाकी इसमें आप, अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।